तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है सर। आज हम पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, हम सबका चहीता, हम सबका फेवरेट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आ जाए सर। ये क्या बोलता है सर? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स, सुन लो बेटा, फिर मैं हर चैप्टर की लिंकिंग भी करूंगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके पास चैप्टर वाइज ही ये पूछेगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूछता है, बोलता है भाई प्रोविजन क्यों रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो ये पता होना चाहिए हर चैप्टर के पर्सपेक्टिव से कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो आए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल future losses are to be recorded. Prudence concept states that all future losses are to be recorded as soon as they are expected. सर जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका एक लॉस फ्यूचर में आने वाला है और उसकी नॉलेज आपको आज हो गई है, तो आपको आज ही एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। States that all future expenses are to be recorded as soon as they are expected. But all future incomes will be recorded when they are actually realized. सर इनकम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है बेटा। इनकम पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई? इनकम पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि भाई देखो, तुम कोई फ्यूचर इनकम आज बुक नहीं करोगे, तुम इनकम को उसी टाइम पे बुक करोगे जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाए। सर एक कंपनी बिला वजह अपना एक्सपेंस बुक नहीं करती, क्योंकि एक्सपेंस बुक करने से प्रॉफिट कम होता है। तो अगर प्रूडेंस एक्सपेंस का कह रहा है तो एक्सपेंस होगा तो ही रिकॉर्ड करेगी, लेकिन अगर इनकम पे रिस्ट्रिक्शन ना लगाता तो कंपनीज बिला वजह इनकम बढ़ाती ताकि वो अपने ज्यादा प्रॉफिट को रिपोर्ट करके शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करें। इसीलिए इनकम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई ताकि फेक या बोगस इनकम्स, कोई फ्रॉड इनकम बुक ना हो बेटा। लोग क्या करते थे जब प्रूडेंस नहीं था दुनिया में, लोग इनकम बुक करते थे आज प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, 2 साल बाद उस इनकम को रिवर्स कर देते थे जाके कि भाई ये तो इनकम हुई ही नहीं। तो आपने उस साल तो अपने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आपने मिसलीड कर दिया, और आज आप आके बोल रहे हो नहीं यार वो इनकम नहीं थी, मैं रिवर्स कर रहा हूं। तो ऐसा हो रहा था, इसीलिए प्रूडेंस दुनिया में आया। और प्रूडेंस ने क्या कहा? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर लॉसेस बेटा, साथ में एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर लॉसेस या एक्सपेंसेस आज रिकॉर्ड होंगे, लेकिन फ्यूचर इनकम्स तभी रिकॉर्ड होंगी जब एक्चुअली रियलाइज होंगी। तो बेटा कोई भी कंपनी बिला वजह एक्सपेंस बुक नहीं करेगी, लेकिन इनकम बिला वजह बुक करती, इसीलिए इनकम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। अच्छा, अब कौन से चैप्टर्स में सर हमने प्रूडेंस की एप्लीकेशन पढ़ी है? बेटा आप जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हो वो प्रूडेंस की बेसिस पे बनाते हो। एस्टिमेटेड एक्सपेंस है ना, मैंने जब पहली क्लास में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पढ़ाया था, मैंने आपसे क्या कहा था? कंपनी को लग रहा है कि शायद डेटर पैसे ना दे, तो बेटा ये शायद, ये एस्टिमेट है। एस्टिमेट क्यों बुक कर रहा हूं? क्योंकि प्रूडेंस कहता है फ्यूचर का एक्सपेंस आज बुक होगा। अच्छा सर, और सर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा है मेरे साथ। डेप्रिसिएशन क्या था सर? फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। भाई आपको कैसे पता आपका एसेट हर साल ए रेंट पे कितना फॉल हो रहा है? हमने तो अपनी मर्जी से स्ट्रेट लाइन मेथड चूज किया है, हमने तो अपनी मर्जी से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चूज किया है। तो हम बेटा ये जो एस्टिमेशन कर रहे हैं, अच्छा फिर हमें ये भी नहीं पता एक्चुअल में गाड़ी की वैल्यू फॉल हो रही है या बढ़ रही है। तो हम तो प्रूडेंस की बेसिस पे फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंस को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर और कौन सा चैप्टर है? सर इन्वेंट्री में हमने लॉस पढ़ा था। जब हम लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी करते थे, वहां एक लॉस आता था। मैंने आपसे कहा था ये लॉस अभी हुआ नहीं है, ये लॉस फ्यूचर में होगा। आज तो मैं क्या कर रहा हूं? इन्वेंट्री को सिर्फ वैल्यू कर रहा हूं। लॉस तो तब होगा जब बेच रहा हूं, लेकिन प्रूडेंस क्या कहता है? भाई आज तुम्हारे इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई है, आज तुम्हें दिख रहा है कि फ्यूचर में जब तुम इन्वेंट्री बेचोगे तुम्हें लॉस होगा, तो उस लॉस को आज रिकॉर्ड करो। क्या ये क्लियर है सर? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें जल्दी से बता दें माइक खोल के। चैट पे कोई लिखेगा, मैं नहीं देख सकता बेटा, प्लीज माइक खोल के बता दें।
जी सर जी मिस इंशरा, जी। समझ आया आपको? सो गई है ये लगता है वीडियो कॉल की। चले दूसरा कॉन्सेप्ट सर। सर दूसरा कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सुनना बेटा, बड़ा ही कोई अच्छा है। और मैंने जब आप लोगों को डेप्रिसिएशन पढ़ाया था, मैंने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पे पूरी एक आपको एग्जांपल करवाई थी कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा हूँ 2 साल और मैं तीसरे साल रिड्यूसिंग पे आ जाता हूँ तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, याद करें मैंने आपको बताया था। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स that all the policies, methods, and procedures should be consistent / same over the life। सर आज मैंने एक नॉन करंट एसेट लिया है, आज मैंने ये सोचा है 5 साल उसकी लाइफ है, और आज मैंने ये सोचा है भाई मैं इसको स्ट्रेट लाइन से डिप्रिशिएट करूंगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने शुरू के 2 साल स्ट्रेट लाइन मेथड पे डिप्रिसिएशन चार्ज की और आप आखिरी के 3 सालों में रिड्यूसिंग पे आ रहे हैं। आप ये शिफ्ट नहीं मार सकते। योर पॉलिसीज, योर मेथड्स, योर प्रोसीजर्स शुड बी कंसिस्टेंट या सेम। अगर आपके प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, मेथड्स कंसिस्टेंट नहीं है तो आपने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की वॉयलेशन की है। सीधी सीधी बात सर। इसमें भी सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा। आप डेप्रिसिएशन जो लगाते हो बेटा वो मेथड्स, पॉलिसीज, ये सब। और बेटा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के रेट की वजह से भी हो सकता है। कब सर? आप पहले साल जो है वो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो है वो 5% पे चार्ज कर रहे थे, अगले साल आप 10% पे चार्ज कर रहे हैं, फिर आप 15% पे चार्ज कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? योर मेथड्स शुड बी कंसिस्टेंट / सेम। क्या ये क्लियर है सर हमें? जी जल्दी बोलो भाई। जी सर। जी सर जी सर जी सर। मुस्तफा जी सर। क्लियर है? मिस अरवा, मिस इस्बा आपको क्लियर है? जी सर। चले तीसरा कॉन्सेप्ट बेटा, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब बेटा ये बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट सर ये क्या बोलता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट an item which is an asset for a small company, might be an expense for a large company। सर एक ऐसा आइटम जो छोटी कंपनी के लिए एसेट है, एक ऐसा आइटम छोटी कंपनी के, वो बड़ी कंपनी के लिए एक्सपेंस बेटा। सर लेट्स सपोज बात कर लेते हैं। सर 2 कंपनीज है हमारे पास, ए एंड बी। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। सर कंपनी ए का टोटल जो एसेट बेस है, एसेट बेस का मतलब बेटा टोटल एसेट्स की वर्थ। सर लेट्स सपोज टोटल एसेट्स की वर्थ है 1000 मिलियन। सर कंपनी बी के टोटल एसेट्स की वर्थ है लेट्स सपोज $10,000। अब सुनना बेटा, दोनों एक स्टेपलर मशीन खरीदती हैं। सुनना बेटा बहुत गौर से, या कोई कैलकुलेटर मशीन खरीदती हैं। ये आपके एग्जाम का सिनेरियो है बेटा जो मैं बता रहा हूं। एक कंपनी है बेटा जिसका एसेट बेस $1000 मिलियन था, 1000 मिलियन, और एक कंपनी उसका $10,000 एसेट बेस है। बेटा वो खरीदती है स्टेपलर मशीन या कैलकुलेटर मशीन। वो कैलकुलेटर मशीन लेट्स सपोज
$2000 की है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, आप मुझे बताओ ये $2000 किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी बी के पर्सपेक्टिव से या कंपनी ए के पर्सपेक्टिव से? जल्दी से बताओ दोस्त, ये ठीक है। $2000 बी के लिए ज्यादा वैल्यू रखेगा बनिस्बत ए के। भाई ए के पास तो वैसे ही $1000 मिलियन के एसेट्स हैं, $2000 का एक छोटा सा चिंदी आइटम खरीदेगा वो, तो उसके लिए तो कोई मेजर एक्सपेंस नहीं है, तो कंपनी उसको क्या रिकॉर्ड करेगी बेटा? कंपनी उसको रिकॉर्ड करेगी एज एन एक्सपेंस। क्यों? व्हाई? बिकॉज इट हैज इमटेरियल अमाउंट। इमटेरियल अमाउंट का मतलब बेटा ऐसी अमाउंट जो कंपनी बी के यूजर्स के डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब अगर कंपनी ए को एक स्टेपलर मशीन या कैलकुलेटर खरीदना होगा जो $2000 का है, तो हमें कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। जब भी आप एसेट नया लेते हो बेटा, सुन लो, जब भी आप नया एसेट लेते हो तो आपको डायरेक्टर से पहले अप्रूव करवाना पड़ता है, उसका एक फॉर्म बनता है बेटा, कि फिर वो फॉर्म अप्रूव होता है, उसके बाद आप सारी कोटेशन वगैरह लेते हो। तो अगर ये $2000 का एसेट कंपनी ए खरीद रही होगी भाई, तो कोई कोटेशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है भाई। बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने लिमिट ऑफ अथॉरिटी बनाई हुई होती है। जैसे सर अगर आप $500 से $2000 तक का कोई एसेट लेंगे तो कोई साइन करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी से इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है, आप मंगवा सकते हैं। आप $2000 से ऊपर और $4000 के दरमियान एसेट मंगवाएंगे तो अपने मैनेजर से साइन करवा लेना। आप अगर $5000 से ऊपर $10,000 तक का कोई एसेट मंगवा रहे हो तो लेट सपोज कोई आपके बेटा डायरेक्टर की साइन हो जाएगी। इस तरह लिमिट ऑफ अथॉरिटीज बनी हुई होती हैं, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो बेटा अगर ये $2000 का कोई मशीन खरीद रहा है तो इसको तो कोई इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट परचेजिंग करेगा। क्यों? इसके लिए ये 2000 इमटेरियल अमाउंट है। इमटेरियल का मतलब इसके लिए ये 2000 इतना मैटर नहीं करता। जबकि सर अगर कंपनी भी ये मशीन या कुछ खरीदेगी उसके लिए बेटा उसका तो है ही एसेट बेस 10,000, तो उसके लिए जो अमाउंट होगी वो एसेट ट्रीट करेगा ये एसेट बिकॉज इट हैज मटेरियल अमाउंट। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता बेटा, वैसे मटेरियल आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ये देखो, आप 2000 डिवाइड बाय 10,000 मिलियन 1000 मिलियन कर लो, आपको इसकी मटेरियलिटी पता चल जाएगी। सर 0.00002% कुछ होगी बेटा इसकी मटेरियलिटी। जबकि अगर आप इसकी निकालने जाओगे 2000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100 निकालो जरा, कोई इसकी 20% मटेरियलिटी आएगी बेटा। कहाँ इसकी 0.00002 मटेरियलिटी और कहाँ इसकी 20%? तो खुद देखो, सबसे ज्यादा ये जो मशीन है ये किसके लिए वैल्यूएबल है? कंपनी बी के लिए। तो कंपनी बी इसको एसेट रिकॉर्ड करेगी, जबकि कंपनी ए इसको क्या रिकॉर्ड करेगी बेटा? एक्सपेंस। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी से बता दें। यस सर। जी सर। जी सर। जी सर। बाकी लोग बेटा ये हर, मैंने अभी आपको बताया था, ये हर साल आपके पेपर में 2 से 3 एमसीक्यूज इस पे बनते हैं। और बेटा 2 से 3 पे ही ए रुक सकता है आपका, 2 से 3 पे ही आपका यू आ जाएगा जो यू के लिए तैयारी कर रहा है। तो देख लो बेटा इसको, इससे हर दफा 2 से 3 एमसीक्यूज कंफर्म आते हैं। चलें चौथे पे आ जाओ बेटा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चौथा इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो। This concept states that देख ले बेटा, this concept states that in the financial statements, this concept states that in the financial statements only those items will be recorded, only those items will be recorded which have a monetary value, which have a monetary value। सर हम वही आइटम्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। आपको याद होगा बेटा, हम जब सेल्स लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में तो सेल्स इसीलिए लिखते हैं कि उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, मनी टर्म्स में वैल्यू है। सर इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए ट्रेनिंग है बेटा। सर एक एम्प्लॉयर एक
ओनर जो अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवा रहा है, बेटा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सुन लो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये तो रिकॉर्ड कर सकता है, रिकॉर्ड ट्रेनिंग एक्सपेंस, वो ट्रेनिंग एक्सपेंस तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर सकता है कि अच्छा भाई 10 लोगों को ट्रेनिंग दी, 2000 पर बंदा ट्रेनिंग दी, तो 20,000 ट्रेनिंग की एक्सपेंस आया कंपनी को, वो ये तो रिकॉर्ड कर सकता है बेटा एज एन एक्सपेंस। मुझे बता दो क्या वो ये रिकॉर्ड कर सकता है कि अच्छा अगर एक बंदे की ट्रेनिंग में 2000 खर्च हुए हैं तो आपके एम्प्लॉय ने कितना सीखा है, 1000 रुपए का सीखा है, 1200 रुपए का सीखा है, 1500 रुपए का सीखा है, 1800 रुपए का सीखा है। मुझे बता दो क्या कोई कंपनी ये एसेस कर सकती है हाउ मच ट्रेनिंग हैज बेनिफिटेड एम्प्लॉयज? मुझे बता दो बेटा, क्या हम ये मनी वैल्यूज में डिटरमिन कर सकते हैं? नो सर। बोलो बेटा। नहीं नहीं सर। कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग एक्सपेंस अपने इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में डाल सकते हो, आप ये तो अपने इनकम स्टेटमेंट में डाल ही नहीं सकते कि हाउ मच ट्रेनिंग हैज बेनिफिटेड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कितना बेनिफिट किया है, ये तो आप डाल ही नहीं सकते, हाउ मच ट्रेनिंग हैज बेनिफिटेड एम्प्लॉयज। तो सर ये जो हाउ मच ट्रेनिंग हैज बेनिफिटेड एम्प्लॉयज है, this will not be recorded in financial statements, और कभी रिकॉर्ड भी नहीं होता। हमने कभी कोई नेरेटिव नोट्स नहीं लिखे कि भाई देखो हमारे ट्रेनिंग की, हमारे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग हुई थी, उन्होंने जो है 70,000 का सीख लिया है, तो हम 70,000 को अपना नॉन करंट एसेट बनाते हैं या करंट एसेट बनाते हैं, ऐसा हमने कभी भी नहीं किया। तो हाउ मच ट्रेनिंग हैज बेनिफिटेड एम्प्लॉयज, क्या लिखूं बेटा? इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज it has no monetary value, no value in money terms, ये भी कह सकते हैं। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी से बता दें बेटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आसान आसान से, जल्दी बताओ सर, दोस्त, क्लियर है ये? गुडविल भी एग्जांपल हो सकती है इसकी। बेटा देखो गुडविल बिल्कुल हो सकती है, आपको याद होगा अगर आपने इब्राहिम इरफान पहले किसी से पढ़ा, मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाया था, गुडविल बेटा दो तरह की होती है, एक परचेज गुडविल होती है और एक इनहेरेंट गुडविल होती है। देखो परचेज गुडविल तो मनी वैल्यू रखती है, परचेज गुडविल तो मनी वैल्यू रखती है क्योंकि आपने बिजनेस खरीदा है, आपने 10,000 का बिजनेस खरीदा है जबकि एसेट्स 8,000 के थे, तो 2,000 आपने गुडविल के नाम पे दिए, तो ये तो एसेट है। इनहेरेंट गुडविल क्या है? आप रात को सो रहे हो, रात को आपके ख्वाब में आया भाई मेरे बिजनेस की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई, सुबह आप उठे, आपने एंट्री बनाई गुडविल डेबिट 10,000 और ड्रीम्स क्रेडिट 10,000, ख्वाब में आया था ना बेटा आपको, लेट्स सपोज ये मना है, इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है भाई, आपको क्या वही आई है कि आपकी बिजनेस की वैल्यू 10,000 बढ़ गई है, तो ये अगेन यही चीज है। ये क्यों रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों मना है भाई? इसकी कोई मनी टर्म्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप, तो परचेज गुडविल तो रिकॉर्ड करना अलाउड है, इनहेरेंट गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है क्योंकि इसकी मनी वैल्यू ही नहीं है बेटा। क्लियर है? जी सर। यस आगे हैं सर, 2 मिनट का मुझे यहाँ पॉज दें बेटा, 1 सेकंड में मैं आ रहा हूँ। चले आए सर, चौथा मनी मेजरमेंट, 5वें पे आ जाओ बेटा, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। सर ये क्या है सुन ले मैंने पढ़ाया था बेटा अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में, मैंने आपको अभी जब रिवीजन करवाया था तब भी लिखवाया था। तो अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, बस जल्दी क्विकली करवाऊंगा बेटा, इसको अभी पढ़ा भी था हमने। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट expenses are to be recorded, this concept states that expenses are to be recorded on incurred basis rather than paid basis। बेटा अगर पेमेंट पे ही एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना होता तो वो एक्सपेंस का टी अकाउंट जो मैंने आपको सिखाया था पाप वाला, वो हम बनाते ही नहीं, डायरेक्ट जितना पे किया 10,000 पे किया 10,000 एक्सपेंस बुक कर दो, 12,000 पे किया 12,000 एक्सपेंस बुक कर दो। लेकिन बेटा इन आपकी इनकम स्टेटमेंट, आपकी एसओएफपी, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं दोस्त, वो बनती हैं इनकर्ड बेसिस पे, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, whereas income is recorded on earned basis,
whereas income is recorded on earned basis rather than paid basis, rather than received basis. सर जिस तरह एक्सपेंस को कहा गया कि पेमेंट पे रिकॉर्ड नहीं करो, इनकट पे रिकॉर्ड करो, क्या कहा? इनकट पे रिकॉर्ड करना, पेड पे रिकॉर्ड ना करना, वैसे ही इनकम को भी कहा कि अर्नड पे रिकॉर्ड करना, रिसीव्ड पे रिकॉर्ड नहीं करना। क्या ये क्लियर है सर? हमें, मैं समझा चुका हूँ बेटा, पहले पापा का अकाउंट बनाते ही इसलिए कि हमें पेड पे या रिसीव पे रिकॉर्ड नहीं करना होता, हमें इनकट पे और अर्नड बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है। वेरी सिंपल। क्लियर है सबको? ये जल्दी बता दें यस सर। फटाफट से। जी सर। हाँ भाई, राहिम साहब सो रहे हैं आप? जी सर सो रहा हूँ। सो रहा है बेटा? यहीं से वीडियो कैमरा से मेरा हाथ आएगा तेरे मुंह पे सीधा, सही है? ओके सर। हेलो, जी जी सर, जी जी। चलो आगे आओ दोस्त। अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट के बाद बेटा आगे आ जाओ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब बेटा देखो, बहुत हद तक अक्रूवल्स और मैचिंग सेम है, बहुत हद तक अक्रूवल्स और मैचिंग सिमिलर है बेटा, ठीक है? आपको ज्यादातर एमसीक्यूज में अक्रूवल्स और मैचिंग का एक ही ऑप्शन मिलेगा, बहुत हद तक सिमिलर है। क्या बोलते हैं मैचिंग? all expenses of the current year, all expenses of the current year should match with incomes of the current year. सर क्या मतलब? सर ऐसा ना हो, सुन लो बेटा, सर ऐसा ना हो आप जो है वो एग्जाम्पल, हम 2010 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, हम 2010 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आपने सेल्स तो 2010 की लिख दी 1,10,000। बेटा इस सेल को करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं आपने, वो भी आप 2010 में लिखोगे। इनकम 2010 की, एक्सपेंसेस 2010 से मैच करने चाहिए। ये नहीं हो रहा कि आपने सेल्स 2010 की लिख दी, इस सेल्स को अर्न करने के लिए जो खर्चा हुआ था वो आप 2011 में कर रहे हो। अबे भाई, जिस साल इनकर हुआ है उसी साल रिकॉर्ड करना है। ये अक्रूवल्स की तरह ही है, जिस साल एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है उसी साल इनकर रिकॉर्ड करना है, पेमेंट पे तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। और जिस साल अर्न किया है उसी साल रिकॉर्ड करना है, भले पैसे आए हो या ना आए हो। तो योर इनकम शुड मैच विद एक्सपेंसेस। तो अगर सेल 1,10,000 की है, उससे उस सेल्स को कमाने के लिए बेटा, अगर लेट्स सपोज आपकी मशीन है, आप गुड्स बना रहे हो और वो गुड्स बना के आप बेच रहे हो, तो बेटा उस मशीन की जो डेप्रिसिएशन होगी वो भी आप उस साल रिकॉर्ड करोगे। यानी सारे इनकम्स शुड मैच विद एक्सपेंस। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अमाउंट ऑफ इनकम एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंस शुड मैच, नहीं। जो जो इस सेल्स को कमाने के लिए एक्सपेंसेस लगे थे वो भी आप इसी पीरियड में रिकॉर्ड करोगे, अगले पीरियड में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर है बेटा? ये जल्दी से बता दें। जी सर। यस सर। बाकी लोग बता दो। जी सर। जी सर। अब आ जाए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, आ जाओ दोस्त। सर ये क्या है? सुन लो बेटा, सर ये आपकी एसओएफपी जब आप बनाते हो और नॉन करंट एसेट्स आप जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो ये उसी पे। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट non-current assets in the SOFP should be recorded at its historical cost less accumulated depreciation, that is net book value of the asset. सर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है? आप अपने एसेट को जब एसओएफपी में रिकॉर्ड करोगे तो आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसपे आपने खरीदा था, उस पे रिकॉर्ड करोगे। फिर उसमें से बेटा हम ऑब्वियसली ये तो अज्यूम्ड है कि हम उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? सर वो कॉस्ट जिसपे आपने खरीदा था हिस्ट्री में, फ्यूचर पास्ट में आपने खरीदा था। आज अगर उस एसेट की वैल्यू 15,000 हो गई है और आपने अगर 6,000 पे खरीदा था तो आप उसको 6,000 पे ही दिखाओगे, आप आज की कॉस्ट पे नहीं दिखाओगे, आप उस कॉस्ट पे दिखाओगे जिस कॉस्ट पे आपने वो नॉन करंट एसेट लिया था। क्या ये क्लियर है सर? वेरी सिंपल। जी जी सर। सर।
Yes, sir. भाई जी सर। चले आगे सर। उसके बाद आ जाए सर आगे। सर अगला बहुत आसान सा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सर ये तो मैं आपको ना भी पढ़ाऊं ना तो भी आपको पता है, सुन लो, बहुत आसान। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट this concept states that every double entry has a dual effect. That is, every double entry must have a debit and a credit with equal amounts. बेटा जब बचपन में आपको क्लास 9th में एंट्रीज बनाना सिखाई जाती हैं, मैंने भी जब आपको सिखाई थी, मैंने तो आपको एक एक एंट्री बनाना सिखाई है बेटा बेसिक्स में, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो सर जब हम डबल एंट्री बनाते हैं बेटा, तो मैंने जो आपको वो पढ़ाया था कि हर एंट्री का एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, दोनों की अमाउंट्स मैच करनी चाहिए। तो बेटा वो ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से ही तो निकला है, ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से ही निकला है बेटा। सिंपल कि जब भी आप कोई एंट्री बनाएंगे उसमें एक डेबिट एंट्री होगी एक क्रेडिट एंट्री होगी, और दोनों की अमाउंट्स क्या होंगी दोस्त, सेम होगी, सिमिलर होंगी। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी जी बताएं सर। दोस्त। जी सर। Yes, sir. जी सर। जल्दी बता दो, बाकी लोग बता दो यार, गर्ल्स बता यस दें। सर। तू गर्ल है? अरे मतलब मैं जवाब जेंडर दे रहा चेंज था कब से कराया भाई तूने? गलती से भाई। मोहसिन, अबे यार। मोहसिन जी समझा इसका सर। यार, मोहसिन अबे ये क्या कर रहा है, देख तो सही। बताओ यार, इस्लाम में मना है ये इस तरह करना। चलो अच्छा बेटा अगले पे आ जाए सर, अगले पे आ जाए सर। अगला इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब बेटा ये देखो, ये बड़ी कोई फजूल बात है, आपके लेवल पे ये डाला है, ये आपके लेवल पे वैसे डालना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा ये एक बहुत बड़ा एरिया है। ये गोइंग कंसर्न इज अ वेरी बिग एरिया। अगर आप आगे फ्यूचर में ACCA करोगे तो आपको पता चलेगा ये इटसेल्फ अपने अंदर एक दुनिया है बेटा ये कॉन्सेप्ट। सर ये सिंपल है क्या? सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग यार, ये चार्ज नहीं है तो इसीलिए तमीज से नहीं चल रही है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट whether the business will continue to exist 5 minutes, whether the business will continue to exist in its foreseeable future. सर क्या बोलता है ये? सर ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है चेक करो क्या बिजनेस आगे के सालों में एग्जिस्ट करता होगा या नहीं। क्या बोलता है? whether the business will continue to exist in its foreseeable future। सर आज मैं खड़ा हूं और मैं चेक कर रहा हूं कि आगे के सालों में कोई ऐसे इवेंट्स तो नहीं आएंगे जो मेरी जो है वो बिजनेस को बंद कर देंगे। सर एग्जांपल, सर आज मैं खड़ा हूं, आज बिजनेस बिल्कुल VIP मस्त टिप टॉप चल रहा है। अगले साल भाई, और मेरी 10 फैक्ट्रियां हैं, मेरी 10 फैक्ट्रियां हैं, अगले साल बेटा मेरी फैक्ट्रियों में आग लगी, 8 फैक्ट्रीज बुरी तरह जल के राख हो गई बेटा। सर मेरी गोइंग कंसर्न हिट हो चुकी है, यानी बेटा जो 8 फैक्ट्रीज का लॉस होगा ना वो मैं कभी भी 2 फैक्ट्रीज से नहीं निकाल पाऊंगा, यानी मुझे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इट विल नॉट एग्जिस्ट। ये है गोइंग कंसर्न। क्या आप चेक करो क्या आपका बिजनेस फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कोई ऐसे इवेंट्स तो नहीं हो जाएंगे जो आपके बिजनेस को बंद कर देंगे। अब MCQ में हम कैसे पिक करेंगे बेटा, हमेशा ये फोर्सिबल फ्यूचर का वर्ड देता है, तो जहां फोर्सिबल फ्यूचर का वर्ड दिखे आंख बंद करके टिक कर लेंगे आप गोइंग कंसर्न पे। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं। Yes, sir. जी सर। बाकी लोग भी बता देंगे तो अच्छा होगा।
जी सर। अगला है बेटा अकाउंटिंग एंटिटी, बिल्कुल आसान, बहुत आसान, हलवा सा है बेटा, 2 मिनट का है। आए अकाउंटिंग एंटिटी क्या बोलता है भाई? अकाउंटिंग एंटिटी ये बोलता है कि बिजनेस एंड ओनर्स are two separate personalities. क्या बोलता है भाई? Business and owners are two separate personalities. For any acts committed by business, for any acts committed by business, owner will not be responsible. Owner will not be responsible. Whereas for any acts of owner, business will not be responsible. सर ये owners और ये जो बेटा for any acts of owner, business will not be responsible. तो बेटा ये देख लो इधर, सर देख लें सर इधर, सर सुन लो बेटा, सर किसी भी कोई अगर बिजनेस एक्ट करता है उसके लिए ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर ओनर कोई एक्ट करता है उसके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एग्जांपल सुन लो भाई, नेस्ले की जूस कंपनी है हम, अगर कोई बंदा लेट्स सपोज राइम नेस्ले का जूस पीता है और मर जाता है तो नेस्ले कंपनी पे केस होगा, उसके ओनर्स को कुछ नहीं कहा जाएगा, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके शेयर होल्डर्स विल नॉट बी बिहाइंड बार्स, खाली बिजनेस बंद होगा और उस पे केस चलेगा, ओनर्स पे कुछ केस नहीं चलेगा। यानी ओनर की लायबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस।